हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा। वेलकम बैक टू प्रिपरेशन टाइम्स। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी अध्ययन की सीरीज़ जो हमारी चल रही है, इसमें हमने क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक के 3 चैप्टर कवर कर लिए थे। आज मैं आपके सामने चैप्टर 4 लेकर आई हूँ। और अगर आपने प्रीवियस जो भी चैप्टर हैं अगर वो नहीं देखे हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर 4 है इसका नाम है फ्रेंड्स आरंभिक नगर, यानी कि द अर्लीस्ट सिटीज़। तो बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आए भी हैं और आगे आने के भी चांसेस है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, नोट साथ साथ ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कर लेना, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के ये आज का सेशन। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है इसमें हम एक सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये जो सभ्यता है इसे मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इतिहास को अगर हम देखते हैं तो इतिहास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसा कि आप जानते ही हैं। ठीक है, तो पहला जो अगर हम इसका पार्ट देखते हैं तो वो कौन सा है, तो वो एक सबसे पहला अगर हम पार्ट पढ़ें तो वो आता है प्रागैतिहासिक काल। फिर हम पढ़ते हैं आद्य ऐतिहासिक काल और लास्ट में हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल। तो जो आज की हमारी ये जो सभ्यता है इसका नाम है फ्रेंड्स हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। ये किस पार्ट का अगर हम देखें आता है, इतिहास के कौन से पार्ट के साथ ये लिंक है, तो ये है आद्य ऐतिहासिक काल, यानी कि जो सेकंड पार्ट है जो मैंने भी आपको बताया। तो आद्य ऐतिहासिक काल के कैटेगरी का ये एक पार्ट है और इसमें अगर हम देखें इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। ठीक है, इस समय जो मानव था उसे लिपि और अक्षर का ज्ञान हो गया था, लेकिन आज तक उस लिपि और अक्षर को पढ़ा नहीं जा सका है। तो अब देखते हैं ये जो सभ्यता है इसका जो मैंने अभी आपको 2 नाम बताए, तो इसके पीछे पूरी कहानी क्या है, कैसे पता चला कि यहाँ पर कोई जिस स्थल की अभी हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पर कोई सभ्यता थी, किस तरह से उसकी जानकारी मिली। तो एक तरह से पूरी कहानी आपको समझनी पड़ेगी, तो इसीलिए इसका जो यहाँ पर टाइटल है वो है हड़प्पा की कहानी, यानी कि द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। तो लगभग देखिए 150 साल पहले की बात है। पंजाब, कौन सा वाला पंजाब, जो आधुनिक पाकिस्तान में आता है, में रेलवे लाइन बिछाते वक्त जो पुरास्थल मिला वह था हड़प्पा। तो इस काम में जुटे इंजीनियर रेलवे लाइन के निर्माण के लिए इस जगह से ईंटों को उखाड़ ले गए। तो अब देखते हैं ये पूरी स्टोरी क्या है, क्या हुआ था। देखिए 150 साल पहले की यहाँ बात बताई गई है कि जो पाकिस्तान में रेलवे लाइन बिछाने का काम हो रहा था तो वहाँ पर ईंटों की आवश्यकता थी। और यहाँ पर काम करते टाइम इन्हें जो यहाँ इंजीनियर थे इन्हें क्या मिला, एक टीला या फिर हम कह सकते हैं खंडर मिला। इंग्लिश में आप इसके लिए वर्ड्स ध्यान रख सकते हैं, माउंड। ठीक है, तो इस तरह की इन्हें एक जगह यहाँ पर मिली, तो इन्हें लगा कि यहाँ से जो हमारा रेलवे लाइन का काम हो रहा है उसके लिए ईंटें मिल सकती हैं। और वही बात हुई, इन्हें ईंटें मिल गई और ईंटें ये उखाड़ कर कहाँ ले गए, अपना जो रेलवे लाइन का काम हो रहा था वहाँ पर उस काम के लिए उन ईंटों को इन्होंने यूज़ कर लिया, यहाँ से मतलब उखाड़ कर ले गए। लेकिन अभी ऐसा नहीं पता था कि यहाँ पर एक कोई सी मतलब किसी सभ्यता के बारे में, इन्होंने तो बस एक टीला उसको एक समझा और चीज़ें वहाँ से ऐसे ईंटें जो थे वो उखाड़ कर ले गए। ठीक है, अब देखते हैं कैसे पता चला कि यहाँ कोई शहर था, कब ये जानकारी हुई, अब आगे देखते हैं। तो लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें कहा जाता है पुरातत्वविद। ठीक है, इन्होंने जब इस स्थल को खोजा तो इस स्थल की पहचान हुई कि ये जगह उपमहाद्वीप के पुराने शहरों में से एक है। जब इसकी खोज की गई लगभग 80 साल पहले अगर हम देखें तो पुरातत्वविदों को पता चला कि ये एक सब कॉन्टिनेंट यानी कि उपमहाद्वीप के पुराने शहरों में से एक है। तो यहाँ हम किस सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं, यहाँ हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं। तब पता चला कि ये एक सभ्यता है। इसके बाद जो इसी तरह के पुरास्थलों में जो इमारतें या चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता के नाम से जोड़ा गया। यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप की ये जो सभ्यता है इसे प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट अर्बन रेवोल्यूशन। ये एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, तो इसे हड़प्पा सभ्यता नाम क्यों दिया गया, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो हड़प्पा सभ्यता फ्रेंड्स इसे इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ से जो पहली बार जो हमें अवशेष मिले उनके आधार पर इसका जिस जगह से अवशेष मिले उस जगह के मतलब नाम पर इस पूरी सिविलाइजेशन का ही नाम रख दिया गया। ठीक है,
तो ये इसका एक रीज़न था इसके नाम का। ऐसे कई इसके नाम हैं। अगर आपने डिटेल में इस पूरे सेशन को देखना है तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में इसे सारा पूरा अच्छे तरीके से समझाया है। 3 पार्ट्स में मैंने इसको आई थिंक वहाँ डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो वहाँ पूरी सिविलाइजेशन को पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए ही पूरा सेशन कवर करूँगी। तो चलिए फिर अब आगे देख लेते हैं। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ। यहाँ हम बीसी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम आज के टाइम से देख रहे हैं कि आज से कितने साल पहले की ये बात है, तो 4700 साल पहले की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने बीसी, तो कितना हो जाएगा ये फ्रेंड्स, 2700 बीसी की ये घटना है। अब बात करते हैं एरिया कि जो अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में देखें तो कौन कौन सा जो क्षेत्र है इसमें आता है, जो पर अब तो कुछ जैसे हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भी कनेक्ट है। ठीक है, तो वो भी इसमें देखेंगे। आधुनिक पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब और सिंध प्रांतों का जो एरिया है, भारत में गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब। ठीक है, अब आगे देखते हैं इन नगरों की विशेषता क्या थी। ठीक है, अगर आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि इन नगरों की विशेषता क्या थी, क्या खास बातें थी, यानी कि व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दिस सिटीज़, तो देखिए सबसे पहले यहाँ की आप नगर विन्यास पद्धति को देखिए कि किस तरह यहाँ के नगर थे, किस तरह यहाँ के भवन थे, किस तरह की सारे यहाँ पर एक अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से सारी चीज़ें थी। ठीक है, तो सबसे पहले हम नगर को देखते हैं। नगर फ्रेंड्स यहाँ पर जो अगर हम बात करते हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। फर्स्ट क्या है, पश्चिमी भाग जिसे हम वेस्ट पार्ट के नाम से जानते हैं, एंड द सेकंड अगर हम देखते हैं तो सेकंड क्या है, पूर्वी भाग जिसे हम ईस्ट पार्ट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी भाग जो है यानी कि वेस्ट पार्ट ये अधिक ऊंचाई पर था और पूर्वी भाग जो है ये निचले इलाके में था। इसका क्या मतलब हुआ, क्यों, क्या मतलब इससे आइडिया लगाया गया कि अगर हम देखते हैं उस टाइम जो थोड़े अपर लेवल के लोग थे जैसे कि पुरोहित वर्ग हो गया, ठीक है, ये हो सकता है अधिक ऊंचाई पर रहते होंगे, और जो पूर्वी भाग है ये निचले इलाके में लोग रहते होंगे। मतलब कहने का जैसे कि अभी हम अगर समाज में देखते हैं, जैसे आगे चलकर समाज देखते हैं ऐसे डिवाइड हो गया था, तो उसमें जो हायर लेवल के जो लोग होंगे हो सकता है वो अधिक ऊंचाई वाली जगह पर रहते होंगे, और जो निचले इलाके में इसमें आ जाते होंगे जैसे कि सैनिक, सामान्य वर्ग, ठीक है, इस तरह के जो लोग हैं वो कहाँ रहते होंगे, पूर्वी भाग में, यानी कि जो निचला इलाका था। पश्चिमी भाग जो है फ्रेंड्स इसे नगर दुर्ग के नाम से जाना जाता है, ये इंग्लिश में है सिटाडेल। और पूर्वी भाग जो है निचला नगर यानी कि लोअर टाउन। नगर के दोनों भागों में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, ये बड़ी खास बात है। और नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई, जैसे कि अगर हम सबसे जो इम्पोर्टेंट अगर हम देखते हैं तो वो क्या हो गई, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं तो इसमें सबसे जो खास अगर हम बात करते हैं वो है विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार बहुत इम्पॉर्टेंट है, ग्रेट बात। ठीक है, यहाँ पर क्या इसका ये जल पूजा का फ्रेंड्स एकमात्र साधन जो है जिसका मतलब एक साक्ष्य मिला है, और इसको जॉन मार्शल ने क्या बताया है, आपसे एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, इसको जॉन मार्शल ने विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में ये सारी चीज़ें वहाँ पर बताई हैं, यहाँ पॉसिबल नहीं है उतना ज़्यादा डिटेल में बताना भी। ठीक है, तो आप वहाँ से ज़रूर चेक करिएगा, मैंने सारी चीज़ें वहाँ बताई हैं। अब देख लेते हैं इस ग्रेट बाथ के बारे में आगे कुछ बातें। इसका निर्माण विशिष्ट अवसरों में स्नान के लिए किया गया, जैसे कि कोई धर्मानुष्ठान संबंधी स्नान होता होगा सार्वजनिक रूप से, जैसे कि लोग पानी में ऐसे स्नान जब करने जाते हैं तो उसके लिए ये प्रयोग में लाया गया होगा। और इसके निर्माण में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग भी किया गया। पानी का रिसाव जो था वो रोकने के लिए चारकोल यानी कि नेचुरल टार जो है उसकी परत चढ़ाई गई। इस सरोवर में उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां हैं, आप सामने देख पा रहे होंगे, सीढ़ियां भी हैं तथा चारों तरफ कमरे भी बनाए गए थे। ठीक है, और देखिए यहाँ पर मैंने आपको कुछ और भी जगह जो है उसके दिखाएं, जैसे कि कुआं, और ये देखिए एक ये पुरोहित राजा की मूर्ति, इस तरह के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ऐसे नालियाँ और मतलब इस तरह का देखिए पूरी तरह से किस तरह यहाँ पर जो जगह है मतलब जो हमें चीज़ें मिली हैं वो किस तरह की हैं। और अगर आपने और ज़्यादा इसमें इमेज देखनी है कि हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं तो आप वहाँ सिंधु घाटी सभ्यता जो मैंने सेशन पूरा करा है वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पुरोहित राजा की मूर्ति पूछ भी ली जाती है, ठीक है, कि कहाँ से ये मिली है, तो ये मोहनजोदड़ो से ही मिली है।
तो ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आगे अगर हम देख लेते हैं अग्निकुंड यानी कि फायर ऑल्टर्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसके भी साक्ष्य मिले हैं। और कहाँ से? कालीबंगा और लोथल से। बहुत इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा और लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। और भंडार गृह की बात करते हैं यानी कि स्टोर हाउसेस की, तो इसके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में। भवन, नाले और सड़कें यानी कि हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, तो इसकी बात कर लेते हैं। घर किस तरह के थे, किस तरह के वहाँ मतलब कमरे थे, कैसे थे, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो घरों की अगर मंजिल देखते हैं तो सामान्यतः 2 मंजिल का एक वैसे कि एक मकान टाइप इस तरह का भवन होता था। और कमरे जो थे ये आंगन के चारों ओर होते थे, ठीक है। आंगन के चारों ओर कमरे बनाए गए थे, कोर्टयार्ड, ठीक है। और अधिकतर घरों में स्नानागार तथा कुछ में कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं। अब आगे देख लेते हैं। नगरों में ढके हुए नाले भी थे। इनमें हल्की सी ढलान होती थी ताकि जो पानी का बहाव है वो आसानी से हो सके, ठीक है। उसके अलावा घरों की जो नालियां हैं वो सड़कों की नालियों के साथ उनको जोड़ा जाता था। और एक क्या है जो इम्पोर्टेंट है वो है मेन होल। इसका क्या काम होता था? नालियां ढकी होने के कारण, क्योंकि नालियां तो ढकी होती थी तो ऐसे होल कर दिए, छेद कर दिए जाते थे, ठीक है। सफाई और देखभाल की जाए इसलिए मेन होल का जो निर्माण किया गया। क्योंकि नालियाँ तो जिस तरह का मैंने अभी आपको बताया ढकी होती थी, तो इनका निर्माण किस लिए किया गया था? मेन होल का, ताकि जो उनकी सफाई है नालियों की, ठीक है, उनकी देखभाल अच्छे तरीके से की जाए। ऐसे से छेद कर दिए जाते थे। अब आगे देख लेते हैं नगरीय जीवन यानी कि लाइफ इन सिटी। तो लिपिक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिपिक का क्या यहाँ पर काम है, किसे कहा गया है लिपिक? तो देखिए, मुहरों और अन्य चीज़ों पर लिखने वाले को क्या कहा जाता था? लिपिक। तो इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए आभूषण, आभूषण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें आपने ध्यान रखना है किस तरह के आभूषण थे? सोना, चांदी और मन की। अब शिल्पकार की अगर हम बात करते हैं यानी कि क्राफ्ट्स पर्सन की, तो इसमें क्या था? तो ये उद्योग स्थल या फिर घर पर घर पर तरह तरह की चीज़ें बनाते थे, जैसे कि मिट्टी के खिलौने यानी कि टेराकोटा जो टॉयज़ होते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ऑर्नामेंट्स के बारे में भी जाना कि किस तरह के आभूषण होते थे। आगे और डिटेल में मैं अभी आपको बताऊँगी। अब देखिए नगर और नए शिल्प की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या है? तो पुरातत्वविदों को जो चीज़ें मिली जैसे कि पत्थर, शंख, शंख होता है फ्रेंड्स शेल्स, ठीक है। तांबा, कांसा, तांबा भी आपको पता होना चाहिए, कॉपर। और कांसा ये कैसे बनता है अगर आपसे पूछ लिया जाए, क्योंकि इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता था? जो तांबा होता था यानी कि कॉपर, और उसके साथ टिन को मिला दिया जाता था तो कांसा बनता था, ठीक है। इस तरह सोने, चांदी आदि द्वारा निर्मित चीज़ें जो हैं वो पुरातत्वविदों यानी कि आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं। आकर्षक वस्तुएं अगर हम देखें तो वो कौन कौन सी हैं? तो बाट, मनके और फलक। अब देखिए आगे, बाट यानी कि वेट्स, ठीक है। तो चर्ट पत्थर, ये आपको ध्यान रखना है कि किससे बनाया जाता था? ये चर्ट पत्थर से। बाट और जो मनके हैं ये किससे बनाए जाते थे? कार्नीलियन पत्थर से, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों की आपको इमेज भी दिखाई है। तो चलिए इन सब चीज़ों का भी प्रयोग देखिए होता था वहाँ पर। अब आगे देख लेते हैं मोहरे यानी कि जो सील्स थी, तो पत्थरों द्वारा निर्मित होती थी जनरली। अगर हम देखें तो आयताकार मोहर, ठीक है। इस पे जानवरों के चित्र भी होते थे। यहाँ देखिए मैंने आपको मोहरों की इमेज दिखाई है, इस तरह की मोहरें होती थी। और मिट्टी के बर्तन जो पॉट्स होते थे वो कैसे थे? लाल रंग के, और काले रंग से उसके ऊपर ऐसे इस तरह डिज़ाइन भी होता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे देखिए, कपास की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं। और कहाँ से मिले हैं फ्रेंड्स? मेहरगढ़ से। लगभग 7,000 साल पहले की ये अगर हम देखें जो साक्ष्य हैं ये, ठीक है। तो ये मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो चलिए, और इसके फिर आगे इससे हमें क्या पता चलता है? जैसे कि कपड़ों का जो अगर हम देखें, ठीक है, तो सूत जैसे कि तकलियों का भी यूज़ होता था और वो फेंस की तकलियाँ बनी होती थी, ठीक है। और इसका जो साक्ष्य है वो आगे हमें ऐसे मिला कि जो एक फूलदान था जो कि चांदी का था, ठीक है। उस पर ऐसे कपड़े के कुछ टुकड़े के रूप में कुछ इस तरह से चीज़ मिली, जिससे पता चला कि यहाँ पर कपास का भी काम होता था, यानी कि कपास की भी खेती होती थी। तो ये साक्ष्य जो है, ये जो चीज़ें हैं ये हमें कहाँ से मिली हैं फ्रेंड्स? मेहरगढ़ से।
फेंस की अगर हम बात करते हैं यानी कि फाइंस की, तो देखिए कृत्रिम रूप से तैयार होता है और बालू यानी कि सैंड या फिर स्फटिक क्वार्ट्ज पत्थरों के चूर्ण में गोंद यानी कि गम मिलाकर वस्तुएं बनाई जाती थी इस तरह से। ठीक है, इसके बाद वस्तुओं पर एक चिकनी परत भी चढ़ाई जाती थी, और ये जो देखिए चिकनी परत है इसका कलर भी आपको पता होना चाहिए, नीला या हल्की समुद्री हरा। तो फ्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं, इससे क्या बनता था फ्रेंड्स, मनके यानी कि जो बीड्स हैं, चूड़ियाँ, बैंगल्स, बाले, जो इयरिंग्स हैं, और छोटे बर्तन, ये तो आपको समझ आ ही रहा है। तो छोटे बर्तन, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो फेन से बनाई जाती थी। अब देखिए कच्चे माल की खोज की अगर हम बात करते हैं, इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल्स, तो देखिए क्या क्या मतलब इम्पोर्ट करना पड़ता था यानी कि आयात। तो देखिए हड़प्पा के लोगों को कुछ चीज़ों का आयात भी करना पड़ता था यानी कि इम्पोर्ट मंगवानी पड़ती थी वो। तो देखिए तांबा, कॉपर की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ से मंगाते थे, राजस्थान, भारत की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान से, और वैसे ये ओमान से भी मंगाते थे। ठीक है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो राजस्थान, और उसके अलावा ये कहाँ से मंगाते थे, तांबा ओमान से। कांसा की अगर हम बात करते हैं यानी कि ब्रॉन्ज की, तो वो ईरान और अफगानिस्तान। ठीक है, सोना कर्नाटक से, दक्षिणी भारत का एग्जाम्पल हो गया ये। और बहुमूल्य जो पत्थर है यानी कि प्रेशियस जो स्टोन है, ये कहाँ से आते थे, गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। ठीक है, अब नगरों में रहने वालों के लिए भोजन की अगर हम बात करते हैं, तो फूड फॉर पीपल इन सिटीज़, तो देखिए हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों आदि उगाते थे, और बेर जैसे जो फल थे इन्हें इकट्ठा करते थे। प्राय गायें, भैंस, भेड़ और बकरियां ये पालते थे फ्रेंड्स। ये भी आपने ध्यान रखना है कि पशुपालन भी होता था। वैसे तो अगर देखिए इनका मुख्य व्यवसाय तो वो क्या था, वो व्यापार था, लेकिन ये पशुपालन भी इस तरह करते थे। मछलियाँ पकड़ते थे, हिरन जैसे जानवरों का ये शिकार भी करते थे, और हल जो कि ज़मीन की जुताई के लिए इसका प्रयोग करते थे। और एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जो हड़प्पा का जो एरिया है यहाँ पर बारिश जो है इसका बहुत ही एक कम वो रहता था संभावना। ठीक है, ज़्यादा नहीं होता था। तो यहाँ पर इरिगेशन के लिए ऐसा अनुमान लगाया गया यानी कि सिंचाई के लिए, कि पानी का कुछ ना कुछ ही संचय या मतलब उसे इकट्ठा ज़रूर करते होंगे, जिससे कि आराम से जो ज़मीन की जुताई है या फिर हम कहें कृषि वगैरह के लिए भी सारी चीज़ें जो हैं वो आराम से इरिगेशन में हेल्प हो सके। अब आगे देख लेते हैं, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, एक क्लोजर बुक टाउन्स इन गुजरात, तो धोलावीरा। जैसा कि मैंने अपवाद में भी आपको बताया था कि ये 3 भागों में डिवाइडेड है, तो ये आपने ध्यान रखना है। धोलावीरा कच्छ के इलाके में कहाँ है, खदिर बेत के किनारे। ठीक है, यह स्थल 3 भागों में बटा था, जैसे कि बाकी जो हैं वो 2 भागों में बटे थे, ये क्या था, 3 भागों में था। उसमें तो था एक तरह से नगर दुर्ग मैंने आपको बताया था, और एक लोअर टाउन मैंने वहाँ आपको बताया था जो कि निचला था। लेकिन यहाँ पर एक मध्य नगर भी बीच में आ गया था, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था ये धोलावीरा। एकमात्र ऐसा नगर है, आपसे पूछा जाता है, जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज कौन सा है, धोलावीरा। इसके हिस्से के चारों तरफ पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े द्वार थे। एक खुला मैदान था जिसमें सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। हड़प्पा लिपि के अक्षरों को पत्थरों में खुदा भी यहाँ पर पाया गया है। जनरली वैसे क्या था कि वस्तुओं पर इस तरह का कुछ लिपि के अक्षरों को पाया गया, लेकिन यहाँ पर क्या देखा गया है कि हड़प्पा लिपि के अक्षरों को पत्थरों में भी खुदा पाया गया है। लोथल की अगर हम बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्थल। अगर हम देखें तो ये गुजरात की खंबात की खाड़ी से मिलने वाली साबरमती की एक उप नदी के किनारे है। कहाँ पर है ये लोथल, आपको पता होना चाहिए, गुजरात में। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ ये इसकी जगह मैंने आपको बता दी, साबरमती के एक उप नदी के किनारे है। अगर एग्जैक्ट आपको नदी ध्यान रखनी है तो वो भी आपको वैसे पता होनी चाहिए, वो इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन भोगवा जो रिवर है वो है। ठीक है, और कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल जो है वो आसानी से यहाँ पर मिल जाता था। तो जो लोथल है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जहाज़ों का अगर हम देखते हैं गोदीवाड़ा, ठीक है, इस तरह के भी यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। तो ये वैसे ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, अगर हम बिजनेस वाइज भी देखते हैं तो ये इम्पोर्टेंट स्थल है। और पत्थरों, शंखों तथा धातुओं से बनाई गई चीज़ों का महत्वपूर्ण केंद्र था ये लोथल। भंडार गृह यानी कि जो स्टोर हाउसेज हैं उसके साक्ष्य भी मिले हैं। भंडार गृह से कई मोहरे और मुद्रांकन या मोहरबंदी, ठीक है, इस तरह के साक्ष्य मिले हैं। एक इमारत जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था, यानी कि जो बीड्स हैं, ठीक है, उनको बनाने का काम होता था। एक इमारत इस तरह की मिली है। ठीक है,
अब आगे देखते हैं सभ्यता के अंत का रहस्य, द मिस्ट्री ऑफ द एंड। ठीक है, इस मिस्ट्री के एंड के बारे में जो बातें हैं वो जान लेते हैं। तो लगभग 3900 साल पहले, यानी कि 3900 ईयर्स पहले की बात कर रहे हैं, तो लोगों ने इन नगरों में रहना छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का जो प्रयोग था वो ख़त्म हो गया, यानी कि जो वेट्स का वो प्रयोग करते थे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। आयात में कमी आने लगी, यानी कि इम्पोर्ट जो था उसमें अब कमी आने लगी। मोहनजोदड़ो जो जल निकास प्रणाली वो भी नष्ट हो गई। ठीक है, जो ड्रेनेज सिस्टम था सारा वो नष्ट हो गया। सड़कों पर ही झुग्गीनुमा अब घर बनने लगे। अंत का कारण कुछ विद्वानों के अनुसार क्या था कि जो नदियाँ थी यहाँ पर वो सूख गई होंगी, या फिर जंगलों का विनाश हो गया होगा। ठीक है, जैसे कि कुछ अगर जानवर हैं या मवेशी जैसे अगर हम समझें, तो जब जंगलों का विनाश किस तरह से होगा, जो भी यहाँ जंगलों से उनको मिलने वाले खाने की चीज़ें होंगी सब उसी पर निर्भर जिस तरह हो गए होंगे, तो वो भी एक दिन ख़त्म हो गई। तो आगे आगे देखा गया कि जंगलों का भी विनाश हो सकता है, हो गया हो, या फिर बाढ़, या कहें फिर या शासकों का नियंत्रण जो था वो ही समाप्त हो गया, क्योंकि सिंध और पंजाब की जो बस्तियां हैं वो उजड़ गई थी। तो इससे पता क्या अनुमान लगाया गया कि शासकों का नियंत्रण जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है, तो इस तरह की कुछ बातें थी जो कि विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए कि इस सभ्यता के अंत के ये कारण थे। तो एक नगरीय सभ्यता का इस तरह से एक अंत देखा गया। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर इस सेशन को पूरा ख़त्म करते हैं। ये पूरा चैप्टर मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना कि आपको वीडियो ये कैसी लगी, और अगर नहीं भी अच्छा लगा होगा तो भी आप सजेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।